हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इस जगह पे कहीं कुछ खत्म किया था, यहाँ पे आके, और कहा था दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 ऑन x2 x3। मैंने कहा था इसके आगे हमें लिखना चाहिए था कि x2 का x3 और x1 के ऊपर क्या होगा और x3 का x1 x2 पे क्या रिग्रेशन प्लेन होगा। मैंने लिख दिया है सिमिलर इक्वेशन फॉर रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 on x1 x3 and x3 on x1 x2 may be written by cyclic permutation of the subscript of x and delta। x and delta के नीचे जो भी सबस्क्रिप्ट हैं उनको आप साइक्लिकली परम्यूट कर दिए। जैसे ये तो x1 की लिखी हुई है x2 x3 पे, 1 की जगह पे 2 जहां भी दिखे, 2 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1 बदल दीजिए, वो x2 की x3 x1 पे आएगी और आगे एक बार बदल दीजिए, वो आपका तीसरे वाले का आ जाएगा। तीसरे वाले क्या होगा कि x3 की x1 और x2 पे क्या होगा। ये कोई इतनी खास बात नहीं थी। अब आइए आप आगे के प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिडुअल। ये बड़ा अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिडुअल इज जीरो इफ वन और ऑल सबस्क्रिप्ट ऑफ वन रेसिडुअल अपीयर अमंग द सेकंड सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर रेसिडुअल। ये रेसिडुअल है, क्या मतलब, इस रेसिडुअल में जो सफिक्स में लिखा हुआ है ये टू, अगर दूसरे के सेकेंडरी में होता है, अगर डॉट से पहले जो लिखे होते हैं वो प्राइमरी और डॉट के बाद जो होते हैं वो सेकेंडरी, ये सब पिछली वीडियो में बात हो गई। अगर पहले वाले के टर्म्स सेकेंडरी में मौजूद हैं तो वो जीरो होगा। जैसे यहाँ 3 सेकेंडरी में मौजूद है तो ये जीरो। कभी देखे तो ये आपने प्रूफ, इसको क्या कहेंगे, रेसिडुअल के प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट तो हुआ वही है और सम हुआ हुआ, ये जीरो होगा अगर पहले वाले के सबस्क्रिप्ट दूसरे वाले के, है ना, लिखा नहीं कि ऑल द सबस्क्रिप्ट ऑफ द वन रेसिडुअल अपीयर अमंग द सेकेंडरी में नजर आ जाए, तो ये जीरो हो जाता। ये इक्वेशन 8 है पिछले आर्टिकल की, आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या आप इसको वापस जाके दिखाऊं, वहां पे लिखा हुआ है, आप 8वीं इक्वेशन तक इसको ड्राइव करेंगे। दूसरा क्या है, यदि पहले वाले के सारे टर्म दूसरे वाले के सेकेंडरी में अपीयर हो जाए, पहले वाले के सारे, इफ ऑल द सबस्क्रिप्ट ऑफ द वन रेसिडुअल अपीयर इन द सेकेंडरी में, जैसे ये 1.2 है तो ये 1.2 अब मैंने इसके सेकेंडरी में मौजूद है तो ये जीरो होना चाहिए। कैसे, पहले x1.2 को खोल दीजिए, ये खोला, इसको अंदर ले जाए। अब ये 1 इसके सेकेंडरी में मौजूद है तो पहली प्रॉपर्टी से ये जीरो हो जाएगा। ये 2 इसके सेकेंडरी में मौजूद है तो ये पहली प्रॉपर्टी से जीरो हो जाएगा, तो ये आपका कुल मिला के जीरो, तो ये प्रूव हो गया। बस इसको एक बार लिख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिडुअल इज अनअल्टर्ड बाय ओमिटिंग फ्रॉम वन रेसिडुअल एनी और ऑल द कॉमन सेकेंडरी स्क्रिप्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे ये 2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन हटा दीजिए। कॉमन कौन सा है, 2, दोनों में 2 मौजूद है, पहले वाले में से 2 हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात वहीं की वहीं रहती। तो जैसे लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेसिडुअल इज अनअल्टर्ड बाय ओमिटिंग फ्रॉम वन रेसिडुअल एनी और ऑल द कॉमन सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट्स। कोई भी सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट हटा दिए, जितने भी कॉमन हो वो सब हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ कॉमन ये था .2 था, 2 हटा दिए। पहले हमने खोला x1.2 को, इसको अंदर ले जाइए, कहिए, ये लेने के बाद ये वाला जीरो होगा क्योंकि ये टर्म इसके सेकेंडरी में मौजूद है बाई प्रॉपर्टी 1। ये 1 जो है ये प्राइमरी में है, ये जीरो नहीं होगा कभी, आप ये जीरो कर दें, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। यही प्रूफ आया कि कॉमन पार्ट हमारा हट गया। अब अगर x स्क्वायर 1.23 अब 2 बार लिखिए, अब x1.23 को खोल दीजिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, और इसको बाहर ऐसे ही रखिए, अंदर ले जाइए, 3 जगह पे अंदर चला जाएगा। बाद वाले 2 देखिए, ये 2 इसके सेकेंडरी में है, ये 3 इसके सेकेंडरी में है, दोनों जीरो हो गए, ये रह गया x1 और 1.23। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, दोनों के दोनों टर्म मतलब सेकेंडरी और पूरे सेकेंडरी कॉमन है। मैं पूरे सेकेंड, अभी तो यहाँ सिर्फ एक ही सेकेंडरी को हटाया गया था 2 को, क्योंकि एक ही तो 2 कॉमन था। अब यहाँ 2 और 3 दोनों कॉमन है, दोनों को हटा दे, दोनों को हटा दिया, रिजल्ट क्या मिला, x1 इंटू x1.23। तो इस तरीके से ये जो सेकेंडरी है वो हटाए जा सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए, इसमें क्या पार्ट कॉमन नजर आता है, कहिए, इसमें है 1.34 से n तक, ये 2.3, तो इस पे सेकेंडरी पूरे कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरा सेकेंडरी हटा दीजिए, तो ये 1 और उसके साथ 2.34 से लेके n तक। सिर्फ प्रॉपर्टीज थी मेन, अगर ये आए दूसरी तीसरी आने के चांस कम ही होते हैं, पहली ही आएगी और आपको इक्वेशन 8 तक प्रूफ करके आना पड़ेगा, और फिर आएंगे तो फिर तीनों आ जाएंगी। अगर आप पहली कर देंगे तो दूसरी और तीसरी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया, बिल्कुल आसान है। अब देखिए साहब, वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल्स।
वी नो दैट रेसिड्यू इज गिवन बाय x1.23, ये हम जानते हैं, और वेरिएंस किसी का भी सिग्मा स्क्वायर 1.23 होता है। सो सिग्मा स्क्वायर 1.23 हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएंस जो भी होता है वेरिएंस ऑफ x, तो 1/n सिग्मा x स्क्वायर, तो बस यहाँ पे x 1.23 है, ये लिख दीजिए। n इधर ले जाइए, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको 2 बार लिख दीजिए। पहले वाले को खोल दीजिए, खोलना बिल्कुल आसान होता है। x1 b 12.3 x2 माइनस b 1, देखिए 1 तो रहेगा, शुरू में 1 है तो सब में 1 तो 1 ही रहेगा, बस यहाँ 2 3 के साथ 3 और 3 2 के साथ यहाँ पे 3, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। x 1.23, अब इसको अंदर ले जाइए। लेने के बाद आप कहिए इसमें तो हम ये तो प्राइमरी मेल खा रहे हैं, यहाँ सेकेंडरी में कॉमन होता है तो सेकेंडरी वाले 0 होते हैं, यहाँ पे भी बाय प्रॉपर्टी 1, बस ये रह गया पहला वाला। अब इसको भी खोल दीजिए, ये तो 1 से ही खुलेगा, फिर 1 है शुरू में तो सब में 1 ही रहेगा, तो 1 2.3 तो x2 आएगा, 1 3.2 तो x3 आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करने के बाद n तो ये लेफ्ट में चल ही रहा है, इसको यहाँ पे दोबारा लिख लिया। लिखने के बाद देखिए x1 स्क्वायर, कभी ये पढ़ा था कि हाँ ये इतने के बराबर होता है, सिग्मा x स्क्वायर बराबर n सिग्मा 1 स्क्वायर, पिछले ही आर्टिकल में। अब यहाँ तक आ रहा, ये पेज नंबर 16 है, ये हमने देखिए ड्राइव करे थे, ये है ये इस पेज पे ड्राइव है, 7 पेज पे, ये पिछले वीडियो में थे, आप इसको देखिए, मैंने एक करा था और बाकी ये सब सिमिलरली करके लिखे थे। क्या होता है अगर x1 स्क्वायर होता है तो इतने के बराबर, साथ में r11 और होना चाहिए, लेकिन r11 1 होता है, तो ऐसे यहाँ पे r22 और होना चाहिए था, वो 1 होता है। x2 x3 है तो r23 आ जाएगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, वरना अलग अलग हो जाएगा। अब ये तो भाई बार बार आप पढ़ेंगे तो ये याद होगा, ऐसे नहीं होगा, पिछला पढ़ेंगे पहले तब आएगा। तो इसलिए सिग्मा x1 स्क्वायर n सिग्मा x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा n सिग्मा 1 स्क्वायर, ये x1 x2 तो देखिए n r12 सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये n r13 सिग्मा 1 सिग्मा 3। अब n से सबको डिवाइड कर दिया, अब ये जो है b12.3 की यहां से यहां तक वैल्यू होती है, जो हमने ड्राइव करी थी पहले, उसमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 पहले लिख लिया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ मैंने बाद में लिख दिया। अब ये फिर मैं पीछे जाके क्या दिखाऊं आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू लिखने का ढंग याद रखिए इसके। ऐसी यहां से यहां तक जो ये वैल्यू है, ये b13.2 की है। अब ये कैंसिल होगा, सिग्मा 2 और ये बचेंगे जो भी, उसके बाद सिग्मा 1 स्क्वायर सभी से कॉमन, और ये बटे वाला टर्म भी कॉमन। फिर आप इसको नीचे वाले इसको कॉमन लिया है, यहाँ से आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व होने पर ये इतना आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये डेल्टा की वैल्यू है। मुझे यहाँ लिखने में परेशानी है, नहीं तो डेल्टा इज इक्वल टू, आपको सबको आता है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, क्या ये हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये r11 मैंने बहुत बार लिखा है, r12 1 3, फिर 21 2 2 2 3, फिर 31 3 2 3 3, फिर r11 1 होगा, r22 1 होगा और r33 भी 1। इसको सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू आएगी, जो ये भी हम पिछले आर्टिकल में कर चुके हैं। अब बार बार एक ही बात को नहीं दोहराया जाता है। और डेल्टा 11 क्या होता है? इसका कोफैक्टर होता है, वो आ जाए। इस प्रकार सिग्मा स्क्वायर 1.23 इतने के बराबर होगा। ये आर्टिकल बड़ा खास था, इसमें बहुत सारी बातें याद करनी, अगर आप इसे पूरा पढ़ लें तो आपको मतलब याद कर लें सही से, पिछला भी सब रिवाइज हो जाएगा और ये भी सब रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब आता है एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट फॉर मल्टीपल कोरिलेशन। कहते हैं लेट अस कंसीडर द थ्री वेरिएबल x1 x2 and x3, then coefficient of multiple correlation of x1 on x2 x3 is defined as ordinary correlation coefficient between x1 and joint effect of x2 x3, x2 and x3 on x1। सोचिए कि क्या कहा, 3 का कोरिलेशन निकालना था, तो आपका ये सिंपल कोरिलेशन, तो जो सिंपल वाला होता था वो 2 के बीच में होता था, तो बस यहाँ पे भी हम 2 के बीच में निकालेंगे। किसके बीच में? x1 के, और ज्वाइंट इफेक्ट निकालेंगे किसका? x2 x3 का x1 पे, और वो कैसे डिनोटेड होगा? r1.23 से। इसी तरीके से बाकी का भी निकाल सकते हैं, जिनको ऐसे डिनोट करेंगे। फिलहाल पढ़ाई इसकी नहीं हो रही है, पढ़ाई तो ये हो रही है। नाउ वी नो दैट x1 and x1 on x2 and x3 is given by, लिखा है ना कि हम x2 and x3 का x1 के ऊपर क्या निकालेंगे, पहले हम उसको पढ़ेंगे। क्या, फिर से कहिए, 3 है हमारे पास x1 x2 x3, हमें क्या निकालना है? x1 का
और x2 और x3 इन तीनों का निकालना है। तो आप कहिए हम सिंपल कोरिलेशन निकालेंगे सिर्फ दो के बीच में। किस किस के बीच में? एक तो पार्टी बनाइए x1 को, दूसरे बनाइए कि x2 x3 का x1 पे क्या होगा। तो हम पहले यही पढ़ेंगे। नाउ वी नो दैट रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इज गिवन बाय इतना, और इसको कह दीजिए E1.23। बस इसको याद कर। ये रिग्रेशन प्लेन हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें हमने a दिया था तो उसकी वैल्यू 0 आई थी, ये पिछले वीडियो की बात है। तो ये इतना बचा था। फिर से कहिए, अगर मुझे x1 x2 x3 का निकालना है तो सिंपल कोरिलेशन निकालना है। किस किस के बीच में? x1 एंड और किसका? x1 ऑन x2 x3। उसको क्या बोल दिया? E1.23। ये ऊपर लिखा नहीं है। तो बस अब आपको जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है वो किसके बीच में निकालना है? x1 के, और इन सब का तामझाम, इन सब के बदले हमने क्या बोल दिया? E1.23। तो अब रह गया क्या? x1 का और E1.23। कहता है क्लियरली E1.23 ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x2 x3 ऑन x1। ये भी तो यही लिखा है, ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1। तो बस thus we have to find correlation coefficient between x1 एंड E.13 के बीच। इसको याद करिए, यही मेन फंडा था कि आपको x1 x2 x3 के बीच में निकालना है। तो आप पूरे का नहीं निकालेंगे, कहीं हम x1 का और x2 x3 का ऑन x1 निकालेंगे। x2 x3 ऑन x1 क्या कहलाएगा? E1.23। तो आंसर आ गया x1 का x1 और E1.23 के बीच में निकाला जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब x1.23 इतने के बराबर होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। असल में ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका डिफरेंस ही ये कहलाएगा। तो E बराबर इतना हो जाता है। सो आपको जो निकालना है R1.23 वो क्या था? दो के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो दो के कोरिलेशन का यही फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, कोव x, y ओवर अंडर रूट वेरिएंस x इनटू वेरिएंस y। याद आया आपको कुछ? अब बस यहाँ पे अब x की जगह पे कौन है? x1 है, और y की जगह पे कौन है? E1.23 है। यही बेस थे इस पूरे आर्टिकल की। अब तो सिर्फ वैल्यूज निकालनी। कहिए साहब मैं सारी वैल्यूज को रेस्पेक्टिव मीन से निकालूंगा तो Ex1 0 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन 0 होगा। ये भी मैं पिछली बार में बात कर चुका हूँ, एक्सपेक्टेशन 0 होंगे जब आप निकालेंगे मीन से। ये हम अगले चैप्टर में ड्राइव करेंगे। अब दो का कोवेरिएंस xy का ऐसे निकाला था Exy माइनस Exy। ये पिछले वीडियो में नहीं था, ये कई वीडियोस पहले जब सबसे पहली बार हम कोवेरिएंस हमने पढ़ा था, काय पे निकालने में पढ़ा था, कई एसडी वगैरह में पढ़ा था, तो वहां देखिएगा। उसके बाद हम जब यहाँ पे आए थे तो कोरिलेशन में, वहां पे हमारा कोवेरिएंस पहली बार नजर आया था। खैर छोड़िए, तो Ex1 और Ex2 तो दोनों 0 हो गए। फिलहाल अगर हम मेजर कर रहे होते हैं मीन से तो कोवेरिएंस जो होता है दो के प्रोडक्ट का वो सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशन के बराबर होता है, क्योंकि ये दो वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाती हैं। तो चलिए बस अब इनका एक्सपेक्टेशन वो बिल्कुल आसान होता है, 1/n, और आप इन दोनों को लिख देंगे सिग्मा के अंदर x1 और E1.23। मैंने E1.23 की यहाँ से ये वाली वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये कर दी। इनको अलग अलग कर दीजिए, और सब x1 और x1.23 इसमें 1 दोनों पूरा ये आप इसके बराबर होता है। ये याद करिए, अभी अभी मैंने ड्राइव किया था, तीसरी प्रॉपर्टी थी या दूसरी, x स्क्वायर 1.23 दो बार लिख लेंगे ना, x स्क्वायर 1.23। हमने कहा था कि सेकेंडरी पूरे पूरे कॉमन है वो गायब हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? x1 1.23। तो ये ऐसे लिखा है। अब ये क्या हो गया? बाय डेफिनेशन ये चीज हो गई सिग्मा 1 स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर 1.23। नाउ कंसीडर, अब आपको निकालना है वेरिएंस x1 और वेरिएंस E1.23, दोनों निकालेंगे। वेरिएंस E1.23, तो वेरिएंस का मतलब E ऑफ x स्क्वायर, इसका x नहीं है यहाँ पे, E1.23 है तो इसका स्क्वायर। अब E1.23 की वैल्यू स्क्वायर खोलिए, खोलने के बाद ये हो गया आपका सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर 1.23, और ये 2 टाइम्स सिग्मा 1.23। ये कितना हो जाएगा? इसको आप माइनस प्लस कर दें, ये इतने के बराबर होगा। और साथ ही साथ जो इसका आपका ये वेरिएंस ऑफ x1 ये कितने के बराबर है? कहिए ये सिग्मा 1 स्क्वायर के बराबर है। बस 2, 3 और 4 से सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यूज रखी, सब्स्टिट्यूशन हुआ, और ये ऊपर नीचे देखिए सिग्मा 1 तो अलग हो जाएगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, तो ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने पे इतना बन जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए 1 से डिवाइड करने पे 5 इक्वेशन, यही आंसर होता है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 1 माइनस बराबर इतना, बट वी नो
सिग्मा स्क्वायर 1.23, ये जस्ट पिछले आर्टिकल में अभी भी तो ड्राइव किया है, इतने के बराबर यहाँ से इसके बटे की वैल्यू इतनी होगी, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, ये पिछले आर्टिकल में आया था, पहले पिछला सही से पढ़िए, याद करिएगा, तब आएगा। और ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5, तो ये ऐसे भी बन जाता है। आल्सो वी नो डेल्टा, वही बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू 1 होती है, सॉल्व होने पे इतना आएगा, डेल्टा 1 1 निकालिए। तो ये क्यों निकाला जा रहा है, इक्वेशन नंबर 6 में डेल्टा की वैल्यू डालिए और डेल्टा 1 1 की वैल्यू, एलसीएम लेने पर इतने के बराबर आ जाता है। सिमिलरली ये आया आर स्क्वायर 1.23, फिर साइक्लिकली घुमाया है बस मैंने, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, देखिए ये कर दिया, और फिर आगे 2 का 3, 1 का 2 और 3 का 1, पूरे में ऐसे बढ़ते जाइए, सब में भर दीजिए सारी वैल्यूज को। दीज आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। बस इन्हें याद कर लीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आप। और एक खास थ्योरम है ये, टू प्रूव दैट जो आर की वैल्यू होती है 0 या 0 से बड़ी होती है। हमने कहा जी हमें पता है ये कोवेरियंस इन दोनों के बीच में, हमने अभी अभी पिछले वाले में ये निकाला था, लेकिन आपने ये रिमार्केबल फैक्टर को ध्यान नहीं दिया क्या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिलाया, अब दिला देता हूँ। वेरिएंस ई 1.23 की वैल्यू और कोवेरियंस x1, और ये दोनों इक्वेशन सेम है आप देखो, तो इसलिए जो कोवेरियंस की वैल्यू होती है वही वेरिएंस की वैल्यू। तो आप देखिए जो कोवेरियंस की वैल्यू आई वो वेरिएंस की वैल्यू है, कह दिया पिछले आर्टिकल से दोनों बराबर। दस कोवेरियंस टर्म इज इक्वल टू वेरिएंस, एंड वेरिएंस जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये बात पक्की होगी। कहता आल्सो साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब जो मैंने आपको सबसे पहले कोरिलेशन पढ़ाया था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, उस पे प्रॉपर्टी 1 में ये शायद ड्राइव हुआ था कि साइन जो होता है कोरिलेशन टर्म का और कोवेरियंस का साइन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साइन आपस में बराबर होते हैं। तो साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ कोवेरियंस टर्म, ये शुरू में पढ़ा था। अब साइन दोनों के बराबर हो गए, आर वाले के और कोवेरियंस के, और कोवेरियंस क्या है, पॉजिटिव है, तो इससे पता चला आपको कि आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव हुआ। सिंस आर 1 2 3, ये क्या होता है, कहिए ये तो सिंपल कोरिलेशन होता है, किस किस के बीच में, x1 के और इसके, पिछली बार का बेसिक तो यही था। सो आर क्या हो गया, सिंपल कोरिलेशन है, लेकिन सिंपल कोरिलेशन हमने कोरिलेशन के चैप्टर में पिछले में पढ़ा था कि -1 और +1 होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में पक्का, लेकिन साइन जो होते हैं आर के और कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोवेरियंस के वो बराबर होते हैं। पहले पैरे में यहाँ लिखा है कोवेरियंस, तो वेरियंस के बराबर है जो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आर का साइन क्योंकि कोवेरियंस टर्म के बराबर होता है, कोवेरियंस टर्म जो है वो वेरियंस के बराबर है, वेरियंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आर पॉजिटिव होगा। तो जो ये -1 और +1 के बीच में था सिंपल कोरिलेशन के कारण, लेकिन इस यहाँ के कारण नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए आर की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगी, -1 तक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ जो ये आर कोवेरियंस पे डिपेंड करता है और कोवेरियंस यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में होगा। सारे ही आर इसको फॉलो करेंगे, तो इन पर्टिकुलर कह दीजिए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बड़ा खास है, ये 2 लाइनों का प्रूफ नहीं है, या 4 लाइनें जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ये 2 और 3 ही अगर आपको प्रूफ करना पड़ा तो कितना लंबा काम होगा। फिर आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी से पिछली, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि -1 और +1 ये सब को जो कोरिलेशन का पहला चैप्टर था ये हमने उसमें पढ़ा था। आपको अगर पिछला आता है तभी आपके लिए ये आसानी होगी। अच्छा, तो ये प्रूव हो गया, आप इसको इतना ही रखिए, और ये वाला चाहे तो पेज आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपकी बुक का प्रूफ था, मुझे ये पसंद नहीं आया। आप इतना पढ़ेंगे, आर की वैल्यू यहीं पे 0 से बड़ी हो गई। अब आप ये मैंने दूसरी बुक से करा था, फिर ये बाद में करेक्शन इसमें, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए आगे, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, बस ये लास्ट है इसका आर्टिकल। लेट अस कंसीडर 3 वेरिएबल x1 x2 एंड x3। अब पार्शियल कोरिलेशन अगर x1 और x2 में निकालना है तो आप x1 और x2 में ही सिंपल या ऑर्डिनरी कोरिलेशन निकालेंगे जब आप x3 को एलिमिनेट कर दें। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो आप कहिए हम इसको शो करेंगे R12.3, तो R12.3 मतलब कहने का ये है कि मैं 1 और 2 के बीच में कोरिलेशन निकालना हूं, सिंपल 3 को मैंने इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया है। ये 2 3 1, ये 2 और 3 के बीच में जब 1 को एलिमिनेट कर दिया है, और ये x3 और x1 के बीच में जब 2 को एलिमिनेट कर दिया है। अब आइए 1.3 क्या चीज है, ये रेसिडुअल है लीनियर इफेक्ट x1 का x3 पे, विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन x1 जब x3 से वो इंडिपेंडेंट है।
बस ये याद कर ली। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सब याद करना है, विच रिप्रेजेंट द वेरिएबल x1 को जब x3 का इफेक्ट उसमें से निकाल दिया है। इसी तरीके से 2.3 ये 2 को शो करता है जिसमें से 3 का आपने इफेक्ट निकाल दिया है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 थे, तो आपको अगर रिलेशन चाहिए 1 और 2 के बीच में मतलब कोफिशिएंट ऑफ, मतलब आपको x1 और x3 के बीच में पार्शियल कोरिलेशन अगर चाहिए तो x3 को एलिमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ नाउ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट x1 और x2 में जब इसमें से x3 निकाल दिए तो x1 में से जब x3 निकालते हैं तो वो कहलाता है x1.3 और जब x2 में से आप 3 निकालते हैं तो वो कहलाता है x2.3। तो बस इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होगा फॉर्मूला तो वही है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोव x, y, नीचे वेरिएंस x वेरिएंस y। अब यहाँ x की जगह पे कौन है 1.3 और y की जगह पे कौन है 2.3, नीचे वेरिएंस x वो x तो 1.3 और 2.3। अब ये इनको आपके ये मैंने मीन से मापे हैं, सबको मेजर किया है तो इनका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा। तो ये कोवेरिएंस की वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ पे माइनस करके 2 और आने थे ex1.3 और ex.23, वो दोनों 0 है तो वो नहीं लिखे जाएंगे। अब x1.3 की वैल्यू और 2.3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सबको आराम से मल्टीप्लाई करिए। करने के बाद पिछले आर्टिकल, पिछले में नहीं पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है x1 x2 क्या होता है nr12 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 13 क्या होता है nr13 सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसी तरीके से ये, और x3 का स्क्वायर यहाँ r33 होगा वो 1 होता है तो वो नहीं दिखेगा, इतना ही रह जाएगा। ये आपने इतनी इतनी वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट कर दी। ये शायद पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ था। उसके बाद n से n कैंसिल वैंसिल हुआ, इतने के बराबर आ गया। अब आप कहिए कि b13 इतने के बराबर होता है। आपको यार ये तो मैंने प्रूव ही नहीं करा, अरे यार ये तो किया था 12.3, तो डॉट 3 में 3 को 0 कर देंगे। 3 अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएंगे यहाँ से, जब 3 है ही नहीं तो r10 सब ये 0 हो जाएंगे और ये भी क्या बचेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 और r12। सोचिए b12 कितने के बराबर होगा जब 3 गायब होगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 r12। इसी तरीके से b13 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 r13, 23 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 3 और r23। ये सब ध्यान रखना है। इन वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाइए, 23 की जगह पे उसकी वैल्यू, ये 23 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और यहाँ पे ये वैल्यू 13 की है और यहाँ पे 12 और 23 दोनों की ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। करने के बाद सॉल्व वॉल्व करिए, इतने के बराबर आ जाएगा काट कूट। अब वेरिएंस निकालना है क्योंकि बटे में भी तो टर्म थे, तो वेरिएंस x1 ये इसकी वैल्यू लिखिए, स्क्वायर खोलिए और यहाँ पे भी आप पहले तो जल्दी में नहीं, पहले सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू, फिर x3 स्क्वायर की वैल्यू, फिर x1 और x3 की वैल्यू, पिछला आप पढ़ते जाएंगे सब याद होता जाएगा। उसके बाद ये आने के बाद फिर b13 की वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे ये, और फिर ये इन सारी वैल्यूज को यहाँ रखिए, काटने के बाद कैंसिल होने पे ये इतना बचेगा। ये निकाला आपने वेरिएंस x1.3। इसी प्रकार 2.3 कितना आ जाएगा, जहां पे भी 1 है वहां 2 कर दें और 3 की जगह पे आप बदल दीजिए बस, 1 का 2 और 2 का 1.3 इतना आया तो 2.3, तो बस 1 की जगह पे 2 बदल दीजिए, इतना आ जाएगा। 2 से 3 से और 4 से वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में जो काफी पीछे छूट गई यहाँ पे डाल दीजिए, यही तो आंसर है। अरे यार याद रखना सारे सवालों में सिंपल कोरिलेशन निकल रहा है, बस ये पता करना है किन के बीच में निकल रहा है। इसमें 1.3 और 2.3 के बीच में था, उससे पहले में x1 और e1.23 था, है ना। तो कॉन्सेप्ट सोचिए कि जो बताया है, कैलकुलेशन इतनी मानी नहीं रखती। तो बस इनको आपने सबको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू डेल्टा 1 2 की है और ये वाली डेल्टा 1 1 और ये डेल्टा 2 2 की, इसमें काफी देर लगेगी। आप चाहें तो एग्जाम में इसको पहले पूरा डेल्टा लिखिएगा और उसके बाद उसके कोफैक्टर निकाल के दिखाइएगा, मगर वहां ड्राइव नहीं करना, याद रखिए सॉल्व करके भी दिखाएं तो आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। एग्जाम में ड्राइव नहीं होती है, फटाफट लिखा जाता है बस। उसके बाद साइक्लिकली घुमा दीजिए, 1 का 2 2 का 3 और ये 2 दीज आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। ये सारे आर्टिकल इसके पूरे हो गए। बहुत मेहनत का काम है इनको लिखना और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इनको आप लिखिए। अब अगले वीडियो में हम सिर्फ अब न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो देखने रह गए, बस मैं वो करके इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। मेरा टारगेट इस महीने आपका ये पेपर पूरा कराने का है। चलिए खैर, आप अपने घरों में रहिए, स्टे होम और सेफ रहिए, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, घरों में बैठ के बस पढ़े जाइए।
और एग्जाम का मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं भी हो तो ये थोड़ी ना है कि आपको नॉलेज नहीं गेन करनी है, तो नॉलेज गेन करिए, आगे तो पढ़ाई मौजूद है। चलिए खैर, पढ़िए अब।